मेरा दागिस्तान के श्रोताओं दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मेरा दागिस्तान में ज़मीनी लेखक की पहचान अपनी धरती का बैठा होना है। कभी पिता को भी पुत्र की कविता में फेरबदल करने का हक नहीं है। कवि बताता है कि प्रतिभा क्या है। दो समान प्रतिभा के व्यक्ति नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। प्रतिभा कहाँ होती है? प्रतिभा के बारे में विस्तार से किताब में मेरा दागिस्तान में लिखा गया है। अब तक आप सुन चुके हैं विषय कैसे चुनें। विषय लेखक के लिए विशेष समस्या नहीं है। गांव का बड़ा महत्व है। आपने पिछले वीडियो में सुना कि न केवल गांव का बल्कि नाम का भी बड़ा महत्व होता है। कविता मन की तरंग की तरह बताई गई है। जो कविता नहीं रचते शायद वे ही असली कवि होते हैं। पुस्तक बनने की प्रक्रिया में कई उदाहरणों के द्वारा यहाँ आपको बताया जाता है। और आज भी पुस्तक की शैली को लेकर के, खास करके पुस्तक की शैली, कवि की शैली, लेखक की शैली क्या होती है। वह सुनाता ही ऐसे ढंग से है कि न चाहते हुए भी उसे सुनना पड़ता है, यानी सुनने वाला मजबूर हो जाता है सुनने के लिए। तो उसके सुनाने का अंदाज, कहन का अंदाज, इसी तरह से लिखने का अंदाज कवि का, रचनाकार का, उपन्यासकार का होता है। उसी से वो ये सब कर पाता है। पुस्तक की शैली पर वो लिखते हैं, तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो? मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ, मेरा बातचीत करने का ढंग ही ऐसा है। कोई कैसे सुनाता है, सुनाने वाले की शैली पर निर्भर करता है। हम 20 बार वह सभी कुछ सुन चुके हैं, मगर वह सुनाता ही ऐसे ढंग से है कि न चाहते हुए भी उसे सुनना ही पड़ता है। शाबाश इस आनंदीवासी को। कवि ने 40 कविता संग्रह लिखे। वो लेखक खेत और खेत में लगे पौधे से कैसे तुलना करता है, खेत में लगाए पौधों से कैसे प्रभावित थे रसूल हमजा तो। मेरे खेत में जहाँ मैंने गेहूँ बोया था, पराए खेतों के ऐसे पौधे भी उगाए जिन्हें मैंने नहीं बोया था। बेशक ये झाड़ झंखाड़ नहीं, बल्कि अच्छे जो जई और राई के पौधे हैं, मगर फिर भी मेरे गेहूं के खेत में ये पराए हैं। इसी तरह से एक रचनाकार किसी से प्रभावित नहीं होता। ये एक उस रचनाकार की बात कह रहे हैं जो एक बड़ा रचनाकार होता है, वो किसी से भी प्रभावित नहीं होता। रसूल को बड़ी खुशी होती है जब वे सुनते हैं कि रसूल ने रसूल के ढंग से ही किताब लिखी। एक रचनाकार को जैसा वह है वैसा ही होना और रहना चाहिए। अगर 30 साल की उम्र में अकल नहीं है तो इंतज़ार मत करो, वह नहीं आएगी। 40 साल की उम्र में अगर धन नहीं है तो इंतज़ार नहीं करो, वो नहीं आएगा। हमारे पहाड़ों में कहावत है कि अगर 40 साल में आदमी उकाब नहीं बना तो वो कभी नहीं उड़ पाएगा। सुलेमान को कविता के लिए पुरस्कृत किया जाना था। मंत्री ने पहनने के लिए जूते, कनटोपा, ओवरकोट दिया। उन्होंने ध्यान से देखने के बाद सूटकेस में रख लिया और कहा, शुक्रिया, अच्छी नई चीज़ें हैं, मेरे बेटे मुस्लिम के लिए बिल्कुल ठीक रहेंगी। मैं तो सुलेमान ही रहना चाहता हूँ, न तो सूट और न बूट। अपना नाम बदलना चाहता हूँ, मेरे जूते मुझसे नाराज हो जाएंगे। कवि पिता अनुशासन और सलीके का जीवन जीते हैं। कवि के पिता अनुशासन और सलीका का जीवन जीते हैं, वे अंत तक जवान बने रहे।
कैसे? गांव के सभी लोग जानते थे कि मेरे पिता भेड़ का कोट पहनकर किस वक्त अपने घर की छत पर आते हैं। अनुशासन देखिए, पिताजी छत पर आने के समय के अनुसार वे अपनी घड़ियां ठीक कर सकते थे। इस कदर अनुशासनबद्ध थे। भारतीय कहावत रही है कि रहा काम रावण से भी नहीं होता। पहाड़ी लोगों में कहावत है कि मेंढकी इसलिए अब तक बिना दुम के है कि उसने दुम चिपकाने का काम अगले दिन पर छोड़ दिया था, जो कभी पूरा नहीं होता। रहा काम रावण से भी नहीं होता है और मेंढकी बिना दुम के रह जाती है। अबू तालिब से जुड़ा है कि जब कवि ने ठान लिया कि उन्हें कविता आज पूरी करनी है, 2 हफ्ते पहले शुरू की गई लंबी कविता को ख़त्म करने का मैंने इरादा बना लिया। इसके लिए उन्होंने ताकीद कर दिया कि अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। लेकिन जब अबू तालिब को आया देखा तो वे अपने आप को नहीं रोक पाए और अंदर बुला लेते। इस प्रकरण से पता चलता है कि रहा काम रावण से भी नहीं होता और मेंढकी बिना दुम के रह जाती है। रचनाकार की पहचान में, उसके रहन सहन, पहनावे व आदतों में देखा जा सकता है। अबू तालिब सिगरेट और लाइटर के होते हुए भी अपने हाथों से सिगरेट बनाते हैं और चकमक से उसे जलाते हैं और बड़ा सुकून महसूस करते हैं। वे तुलना करते हुए अपनी खुशी का राज यूँ खोलते हैं, डिब्बे में से बनाई सिगरेट निकालने में या अपने हाथ से ऐसी सिगरेट बनाने में ज़्यादा मज़ा है। बात यह है कि मैं तो जब इसे बनाता हूँ तो उस वक्त भी खुशी हासिल करता हूँ। मैं भला ये खुशी क्यों गंवाऊँ? कर करने में जो मज़ा है, काम करने में, वह पाते हुए या उपभोग करते हुए में नहीं होता। यानी जो काम करते हुए जो मज़ा आता है वो उपभोग करने में नहीं आता। यानी लक्ष्य जब हासिल हो जाता है तो वो आनंद नहीं रह जाता। इसे वे भली भांति जानते हैं जिन्होंने ओशो को पढ़ा है। ओशो इस बात को कई तरह से, कई उदाहरणों से बताते हैं कि जो करते हुए में आनंद महसूस कर लेता है वही सुखी इंसान है। क्योंकि सफलता मिलने पर तो अकेलापन ही मिलना होता है। जब आप सफलता की चोटी पर होते हैं तो सिर्फ अकेले होते हैं, कोई साथ नहीं होता। लेखक के लिए सहायता कोष की मांग की जाती है अक्सर, लेकिन सहायता कोष किसी भी लेखक के लिए उसके फ़ायदेमंद होने के बजाय किस तरह से नुकसानदेह हो सकता है, इसके बारे में देखिए। अबू तालिब बछड़े चराने का उदाहरण से समझाते हैं कि जब बछड़े को खेत का रास्ता मालूम हो गया तब उन्हें रोक पाना मुश्किल हो जाता है। ठीक इसी तरह जब से लेखकों को कोश का पता चला तब से वे लेखन से अधिक सहायता कोश के बारे में सोचते हैं। पहले वे चैन से किताबें लिखते थे, अब वे कविता की तुलना में सहायता कोश के बारे में अधिक सोचते हैं। सुबह उठते ही कविताएं नहीं, आर्थिक सहायता पाने के लिए तरह तरह की अर्जियां लिखने बैठ जाते हैं। लेखक अपनी आदतों को नहीं छोड़ता, छोड़नी भी नहीं चाहिए। रसूल सिगरेट नहीं पीता, अबू तालिब पीता है और अबू तालिब की अपनी पहचान रही है। आदत को छोड़ने पर वह नहीं रह जाएगा तो कविता कैसे करेगा? एक उदाहरण देखिए। पहाड़ी बकरा पहाड़ों के सिवा कहाँ छिप सकता है? नाला दर्रे के सिवा कहाँ बह सकता है? मैं कभी जुर्ना वादक, चरवाहा और टीनगर था, मगर मुझे क्या अपने अतीत पर शर्म आती है? वह अतीत भी तो मेरा ही था। मुझ अबू तालिब का अगर तुम अतीत पर पिस्तौल से गोली चलाओगे तो भविष्य तुम पर तोप से गोले बरसाएगा। ये गौर फरमाइए। अगर तुम अतीत पर पिस्तौल की बंदूक की गोली चलाओगे
तो भविष्य तुम पर गोले बरसाने वाला है। ये कई जगह लागू हो सकता है। दागिस्तान में कुछ इस तरह की कहावतें चलती है जो हमारे यहाँ इस तरह से इस शब्दों में नहीं है, पर मतलब तो यही निकलता है। मगर मैं जो काम करना जानता हूँ वह मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। खुशी बड़ी और कीमती चीज़ में नहीं होती। खुशी किस में होती है? खुशी कभी बड़ी और कीमती चीज़ों में नहीं हुआ करती। अबू तालिब को ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ मिली। राज की पदक, फ्लैट की चाबी, घोड़ा मिला, खुशी हुई। लेकिन इससे भी बड़ी खुशी तब हुई थी जब बछड़े चराए, नए जूते मिले। जब पहली बार नए जूते मिलने पर मेरी खुशी 3 दिन तक बनी रही। खुशी किसी कोष में नहीं हुआ करती। लेखक का अगर सहायता कोष से संबंध नहीं है तो फ्लैटों में रहकर भी वे लेखन नहीं कर सकते। जब अबू तालिब को रहने को फ्लैट मिल गया पर उनसे कोई कविता नहीं बन सकी। गांव और ग्राम्यत्व बोध पर बड़े ही उम्दा विचार व्यक्त करते हैं। एक गांव का कवि शहरी कवि से अपनी दूरी बनाकर रखता है। अबू तालिब को गॉडफ्रीड हसनोव अच्छा नहीं लगता। इसके पीछे कारण देखिए, वो कुछ अधिक ही सुसंस्कृत है। इसके अलावा मैं कुछ ज़्यादा ही देहाती और वह ज़्यादा ही शहरी है। मैं कुछ ज़्यादा ही पहाड़ी हूँ और वह ज़्यादा ही मैदानी है। हमारी फर की टोपियाँ भी अलग अलग है, शायद सिर भी एक जैसे नहीं है। मैं अपनी धरती का बेटा हूँ और वह अपने धंधे का। वो मेरे जुड़ने को पसंद नहीं करता और मैं उसके पियानो को नहीं। यानी ग्रामत्व बोध और शहरीपन में आबद्ध लेखक या कवि से एक दूसरा कवि या लेखक किस तरह से अंतर कर सकता है? जमीनी लेखक की पहचान अपनी धरती का बेटा होना, यानी अपनी धरती से, अपनी मातृभूमि से, अपने गांव से लगाव होना चाहिए। कथन सामान्य से लगते हैं पर गहरी मार करते हैं। मैं अपनी धरती का बेटा हूँ और वह अपने धंधे का। बहुत कुछ कह दिया गया है। ज़मीनी लेखक की पहचान जाहिर करती पंक्ति है। गांव में पत्नी को युवा तलाक दे देता है। क्यों? देखिए, क्योंकि वह न तो अवार भाषा बोलती है, न अवार रीति रिवाज जानती है, न ही उनका मिजाज समझ पा रही थी। यहाँ तक कि अवार लोगों का घर आना भी उसे पसंद नहीं था। सो युवा उसे तलाक दे देता है। कवि और कविता दोनों ही अनूठे और विशिष्ट होते हैं। कवि भी विशिष्ट होता है और जो कवि कविता करता है वो कविता भी अनूठी, बेजोड़ और अलहदा होती है। उसका इसकी मिसाल किसी दूसरे से नहीं ली जा सकती है, कवि की भी नहीं। कवि पिता को भी, अगर पिताजी कवि भी है तो भी पुत्र की कविता में फेर बदल करने का हक नहीं है। कवि पिता को भी कवि पुत्र की कविता में फेर बदल करने का हक नहीं होता। रसूल कहते हैं, आप मुझसे अधिक बुद्धिमान, प्रतिभाशाली और अधिक बड़े कवि हैं, मगर मैं दूसरे युग का कवि हूँ। आपका युग पहला है। मैं दूसरी साहित्यिक प्रवृत्ति का कवि हूँ। शैली दूसरी है, सभी कुछ दूसरा है। इन सुधारों में हम जात की छाप है, मगर मैं तो हम जात नहीं हूँ। सिर्फ रसूल हम जातो है, यानी पिता पिता है और मैं। पिता भी कवि है, लेकिन मैं वही नहीं हो सकता जो पिता ने कविता की। उन्हीं विषयों पर नहीं लिख सकता, और कम से कम उस कालखंड पर जिसमें वो पैदा हुए, जिस परिवेश में पले। मेरा परिवेश अलग है, इसलिए मेरी कविता भी अलग होगी। इस पुस्तक की इमारत मुझे अपनी शैली और अपने ढंग का अनुकरण करने दीजिए। पिताजी का कहना है, जिस साहित्यिक रचना में लेखक स्पष्ट दिखाई नहीं देता
वह सवार के बिना भागे जाते घोड़े के समान है। यानी बिना सवार के घोड़ा जैसे दौड़ता भले ही चला जाए, पर वो घोड़ा कहाँ जाएगा ये पता नहीं। जब सवार बैठता है तो घोड़े को दिशा मिलती है। इस पुस्तक की इमारत, पुस्तक को इमारत से संबोधित क्यों कर रहे हैं? विषय वस्तु को लेकर। यानी किसी पुस्तक की इमारत उसकी विषय वस्तु होती है। शादी हो गई, अब घर बनाना चाहिए। कविता कैसी हो, रचना की लंबाई कितनी हो, हर नया रचनाकार पुराने रचनाकार से सलाह लेना चाहता है। एक नौजवान कवि ने अपनी कविता दिखाई। देखने के बाद राय मिली कि ये मुर्गी खाने जैसी दिखती है। मुर्गी खाने को देखकर महल की याद नहीं आनी चाहिए और महल का मुर्गी खाने के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। कवि को सलाह मिलती है। एक जवान कवि की कविता सुनकर अबू तालिब बोले, शाबाश, ये जरूर कुछ बन जाएगा। ये पूछने पर कि क्या कविता अच्छी थी तो बोले, उसकी सब कविताएं कमज़ोर थी, मगर 8 पंक्तियां ऐसी थी जिनके लिए लड़ाई में अभी अभी जीता गया किला उसे दिया जा सकता है। लाख भाषा में ऐसी अष्टपदी किसी ने नहीं लिखी। यानी पूरा कविता संग्रह भले ही कमजोर कविताओं से आबद्ध था, लेकिन अष्टपदी यानी 8 पंक्तियां ऐसी थी कि उसको अभी हाल ही में जीता हुआ किला भी दिया जाना चाहिए। कवि रसूल हमजातो की पुस्तक का शीर्षक है मेरा दागिस्तान। जिस मेरा दागिस्तान को आप सुन रहे हो लगातार, उसी विषय पर ले वो कवि किस तरह से सोचता है वो देखिए। इसमें घर, गांव, उकाब और परंपराएं आती हैं। इसकी तुलना उकाब से नहीं की जा सकती क्योंकि वह इंसानी हाथों की उपज नहीं, जिसमें हमारे विचारों का भाग नहीं है। हवाई जहाज़ भी नहीं क्योंकि वह ज़मीन से ऊपर उठता है। उसकी ऊंचाई की चर्चा की जाती है, यह अच्छा नहीं। मैं इस यंत्र की रूपरेखा देख रहा हूँ जो हवाई जहाज़ की तरह उड़ता है, रेलगाड़ी की तरह दौड़ता है और जहाज़ की तरह तैरता है। मैं ही उसका हवाबाज, ड्राइवर और खेवनहार। मेरा दागिस्तान की विषय वस्तु वैसी मजबूत और स्थायी होनी चाहिए जिसमें युवा कवि की अष्टपदियाँ जैसी हो, यानी जिसे याद रखा जा सके, जिसके बारे में वाह वाह किया जा सके। मेरा दागिस्तान की विषय वस्तु वैसी मजबूत और स्थायी होनी चाहिए जिसमें युवा कवि की अष्टपदी के बारे में जैसे कवि कहता है, जिसे कोई भी बाद तक याद रख सके। वह तूफान में टिके रहने वाले मकानों की तरह हो। उस तरह से तो बिल्कुल भी नहीं जैसे रास्ते पर लिखी पुस्तक जो रास्ते से ज़्यादा लंबी बन जाए। ये पंक्तियाँ व्याख्या की दरकार रखती है कि मेरा दागिस्तान को वाकई में याद किया जा रहा है, दूसरी भाषाओं में इसे अनुवाद किया जा रहा है और लोग इसे बार बार पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये उस अष्टपदी की तरह है जिसके बारे में कवि कहता है, एक वाक्य, एक शब्द और एक अंश पूरी घटना व्यक्त करता हो। यानी कम से कम शब्दों में गहरी बात कर दी जाए, एक शब्द में पूरी बात हो, एक शब्द, एक वाक्य और एक अंश पूरी घटना व्यक्त करता हो। कैसे? लेखक जो कुछ देखता है उसे उन सब के बारे में नहीं लिखना चाहिए। यानी जो रोज़मर्रा की चीज़ें, रोज़ दैनिक क्रियाकलाप करता है, जो कुछ वो देखता है वो सब कुछ लिख दे, ऐसा नहीं। उसे अपनी ज़रूरत की सामग्री चुननी चाहिए, चुनाव करना चाहिए। एक वाक्य, अगर एक वाक्य भी है लिखा जा रहा है, उसमें बड़े विचार निहित होने चाहिए और एक शब्द बहुत बड़े भाव को और एक अंश पूरी घटना को व्यक्त कर सकता है। इस तरह से रचना करनी चाहिए। कम ही लोग होते हैं जिन्हें किताबें लिखनी आती है। किताब लिखने पर लिखते हैं,
सभी को ये मालूम होता है कि उन्हें क्या चाहिए, मगर सभी उसे हासिल नहीं कर पाते। सभी अपनी मंजिल जानते हैं, पर वहाँ तक सभी नहीं पहुँच पाते। ऐसे भी हैं जिन्हें मालूम है कि किताब कैसे लिखी जाती है, फिर भी वे लिख नहीं पाते। यानी लिखने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। केवल कुछ चीज़ें, कुछ हथियार, कुछ सोच, कुछ विचार, अनुशासन भी जरूरी होता है। और लिखने के पीछे प्रतिभा ना हो तो कैसे काम चलेगा। तो प्रतिभा को लेकर के वो लिखते हैं कि प्रतिभा क्या होती है। प्रतिभा क्या है? दो समान प्रतिभा के व्यक्ति कवि नहीं हो सकते। अगर वो प्रतिभावान है, अगर वो प्रतिभाशाली है, तो वो दूसरे से मिलता जुलता प्रतिभावान किसी दूसरे प्रतिभाशाली से मेल नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा, समान नहीं हो सकता। तब प्रतिभा क्या है? एक को मिलती है और दूसरे को नहीं। दो व्यक्ति समान प्रतिभा के धनी नहीं हो सकते। अगर प्रतिभाएं समान हो तो वो प्रतिभा ही नहीं कहलाई जा सकती। प्रतिभा विरासत में भी नहीं मिलती कि जिनका पिता प्रतिभाशाली है तो उसका बच्चा भी प्रतिभावान होगा। बुद्धिमान के यहाँ मूर्ख और मूर्ख के यहाँ बुद्धिमान पैदा हो जाया करते हैं। प्रतिभा दुर्लभ है और अप्रत्याशित बिजली की कौंध की तरह आती है। प्रतिभा को न हाथ पकड़कर आगे ले जाना होता है, न पीछे ही धकेला जा सकता है, बल्कि प्रतिभाशाली, प्रतिभावान अपना रास्ता खुद बनाता है। इसीलिए लिखा है कि पिताजी जिस पगडंडी पर चले हैं, बेटा उसी पगडंडी पर चले। नहीं, पिता ने भी अपनी पगडंडी बनाई और उस पर चले, तो उसी तरह से बेटा भी अपनी पगडंडी बनाए और उस पर चले, न कि पिताजी की पगडंडी पर चलता रहे। प्रतिभा को न हाथ पकड़कर आगे ले जाना होता है, न पीछे ही धकेला जा सकता है। यानी वो किसी के रोके से नहीं रुकता और किसी के आगे बढ़ाने से नहीं बढ़ता। वह तो अपना रास्ता खुद बनाता है और खुद उस पर चलता है। सभी कवि आलोचना के बजाय प्रशंसा ही पसंद करते हैं। ये एक दुखती रग पर वो उंगली रख रहे हैं। अगर मेहमान कवि हो तो आपको आलोचना किस तरह से करनी चाहिए इसकी भी बताते हैं। अगर मेहमान कवि हो तो उसकी आलोचना करना उचित नहीं है। उसकी हर कविता और हर पंक्ति की तारीफ करनी होती है। प्यार से प्रतिभा पनपती है, पर प्यार प्रतिभा का स्थान कभी नहीं ले सकता। बिना प्रेसी के भी महमूद बड़ा कवि हो सकता है। जैसे आग सूखी लकड़ियों को जल्दी पकड़ती है, वैसे ही प्रतिभा पनपने के लिए मानवीय भावनाएं, प्यार उभरना आवश्यक है। कवि के लिए प्यार ही नहीं, घृणा भी जरूरी है। प्रतिभा जीवन के लंबे अनुभव का परिणाम होती है और कला में प्रतिभा का व्यक्त होना विस्तृत ज्ञान, कठिन भाग्यों तथा महान कार्यों का परिणाम है। प्रतिभा कठोर श्रम में निहित है। उदाहरण देखिए, शाखा पर बैठी बुलबुल का तराना मुझे भारी बोझ ले जाने वाले गधे के रेंकने से कहीं ज़्यादा अच्छा लगा। प्रतिभा कहाँ होती है? प्रतिभा मेहनत के बतौर मेहनत करने पर मिलती है, मेहनत करने पर हासिल होती है और अंत में नमूदर होती है। इंसानी कमजोरी और गरीबी में प्रतिभा छिपी हो सकती है। दुर्भाग्य, दुख और मुसीबतों में ही सर्वश्रेष्ठ गीतों का जन्म होता है। महमूद के पास तब आई जब वह खंडकों में ठिठुर रहा था। यानी मुसीबत और दुर्भाग्य सर्वश्रेष्ठ गीतों का जन्म हो सकता है। यानी कवि, रचनाकार या प्रतिभावान अगर है, अगर ऐशो आराम से पल रहा है, तो वो चीज़ नहीं दे सकता जो अभाव देता है।
महमूद के पास ये प्रतिभा तब विस्फोट होती है जब वह खंदकों में ठिठुर रहा था, ठंड से सिकुड़ रहा था। और बाती राय के पास तब आई जब वो बीमार, बूढ़ा और ठंडे और बुझे चूल्हे के पास बैठा था। प्रतिभा क्या है? प्रतिभा की उम्र एक क्षण और सदी भी हो सकती है। यानी प्रतिभा एक क्षण आ सकती है या फिर सदियां भी गुजर सकती है। बच्चे का भोलापन, सिर्फ रे नौजवान का जुनून और बुजुर्ग की सूझबूझ है। ऐसा अलाव है प्रतिभा जो कभी नहीं बुझ सकता। प्रतिभा को अपने अंदर सहेजना, प्रसन्नता, प्रतिभा को अपने अंदर सहेजना प्रसन्नता है, परमानंद है और साथ ही व्यथा और पीड़ा है। प्रतिभा आनंद ही नहीं, व्यथा, दुख और पीड़ा भी है। मुझे अधिक सुखद और दुखद कुछ भी नहीं, मुझसे अधिक सुखद और दुखद कुछ भी नहीं। यानी कवि के लिए, प्रतिभा के लिए, प्रतिभाशाली रसूल हम जातो अपनी उन सारी चीज़ों को, संघर्ष को, दुखों को, चिंताओं को, अंतर्द्वंदों को व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कवि रसूल हम जातो। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कहावतें हैं, मुहावरे हैं, उदाहरण अबू तालिब, उकाब के और लोगों में बैठी हुई इन बातों को उजागर करते हैं, उदाहरण के साथ अपनी बात व्यक्त करते हैं। इनकी किताब को, मेरा दागिस्तान को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे मैं अपने दादाजी के साथ अलाव के पास बैठा हूँ, ठंड से बचते हुए इनकी बातें सुन रहा हूँ और दादाजी जैसे पुरानी बातें अपनी यादों, स्मृतियों के आधार पर सुना रहे हूँ। कुछ इस अंदाज में मेरा दागिस्तान में रसूल हम जातो पाठकों से मुखातिब होते हैं और जैसे सदियों पहले की बात को भी वो इस अंदाज में कह देते हैं कि आप वाह वाह कर उठते हैं। परंपरा, रीति रिवाज, रूढ़ियाँ सब कुछ बोलती है इस पुस्तक के अंदर। धन्यवाद।